बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर इंसान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर इंसान 28। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है। सिविल इंजीनियरिंग का जो एक सब्जेक्ट है, तो आप किस तरह एस्टिमेशन निकालते हैं और इसका कॉस्टिंग क्या है, इसका टाइप्स क्या है एस्टिमेशंस के, तो आज हम ये जानेंगे। सही है ना, पूरा डिफिनीशन के साथ साथ टाइप्स वगैरह सब कुछ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सही, तो पहले हम आते हैं एस्टिमेशन की डिफिनीशन के ऊपर। एस्टिमेशन आर एस्टिमेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। सही है, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ आइटम्स का। सही ना, मुख्तलिफ आइटम की हम जब क्वांटिटी फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन वर्क के दौरान। फॉर एग्जांपल, आप एक काम कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं। सही ना, हम उस पर कितना ब्रेक्स आएगा, तो इसमें ब्रेक्स जो है ये आइटम हो गया, और कितना आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा, 400 आएगा एक दीवार पे, तो ये क्या है, आपका क्वांटिटी हो गया। तो आप जब फाइंड करते हैं कि फलाना दीवार पे इतना ब्रेक्स लगेगा, स्लैब पे इतना स्टील लगेगा, इतना कंक्रीट लगेगा, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। वही प्रोसेस जिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि क्वांटिटी की मकदार कितनी है। सही है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। नेक्स्ट इसमें है एस्टिमेट। अब जब पूरा एस्टिमेशन आप निकाल लेते हैं रफली या सही तरीके से, तो हम उसको क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। और इसको फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट में इसको लिख लेते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, एस्टिमेट इज़ अ डॉक्यूमेंट। क्या होता है, डॉक्यूमेंट पर हो जाता है। विच फर्निश द क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट वर्क इन्वॉल्व। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ है, मतलब आपका प्लास्टर हो गया, सही है ना, साथ ही साथ आपका स्लैब हो गया, स्लैब वर्क हो गया, वॉल वर्क हो गया, सही है ना, DPC हो गया। उसमें मुख्तलिफ वर्क आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं और उसका रेट लिखते हैं, और उससे मतलब एक एक प्रोजेक्ट पे एक एक्टिविटी पे कितना कितना खर्चा आएगा, हर एक्टिविटी आप अलग अलग कर लेते हैं, और इस पर कितना खर्चा आएगा, सही है ना, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्टिमेट। अभी एस्टिमेशन लाजमी क्यों है, सही है, नेसेसिटी ऑफ एस्टिमेट। नंबर वन इसमें क्या है कि टू नो द अबाउट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आपको बिल्डिंग की कास्ट का अंदाज़ा हो जाता है। कैलकुलेट ऑफ द टैक्स, मतलब एनुअल टैक्स जो आप देते हैं वो आप इसलिए फाइंड कर सकते हैं, पूरा उसको निकालते हैं बिल्डिंग का कॉस्ट, और उस हिसाब को आप टैक्स देते हैं, मतलब 5% या 10%। टू फिक्स द रेंट ऑफ बिल्डिंग, आप उस हिसाब से अपनी बिल्डिंग के हिसाब से आप उसका रेट भी फिक्स कर देते हैं, रेंट। सही है ना। उसके बाद टू नो द अबाउट द वेरियस आइटम वर्क इन्वॉल्व, मतलब एक काम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही है और कौन कौन से आइटम यूज़ हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, आप उसको अरेंज कर लेते हैं। सही है ना। और उसके लिए नंबर 5, टू अरेंज द लेबर फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। सही है। नंबर 6, टू टेक अप्रूवल फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। टू हैविंग द लोन फ्रॉम द बैंक। फ़र्ज़ करें आप एक जगह पे बिल्डिंग बना रहे हैं, उसी जगह के हिसाब से आपका जो बिल्डिंग है उसके साइज़ डायमेंशन के हिसाब से, जितना प्लॉट एरिया है आपका, उस हिसाब से जब आप किसी बैंक के पास चले जाते हैं कि हमें लोन चाहिए, सही है ना, तो वो बिल्डिंग का पूरा जो है आपका जितना भी एरिया है, वो जब आप उसका डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो उस हिसाब से आपको लोन देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है क्वान्टिटी सर्वे। सही है। टेक अप क्वांटिटीज, स्क्वायर डायमेंशन एंड कैलकुलेट क्वांटिटी, डेटा, एब्स्ट्रैक्ट, एस्टिमेट, मेजरमेंट, बिलिंग। ये हम थोड़ा बाद में करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ड्यूटी ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, ये भी हम है। क्वांटिटी सर्वेयर के क्या ड्यूटी होता है। नंबर 1, इसका ये ड्यूटी होता है, क्या ड्यूटी होता है। नंबर 1, द क्वांटिटी सर्वेयर मस्ट बी वेल वर्स विद द ड्राइंग ऑफ वर्क। उसको पूरे ड्राइंग का पता होना चाहिए। सही है ना। उसको ड्राइंग, नंबर 2, उसको ड्राइंग पूरी तरह रीड करना आता हो और उसको प्रॉपर बिलिंग बनाना आता हो। सही है ना। नंबर 3, ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। उसको कंस्ट्रक्शन का जो है पूरा नॉलेज होना चाहिए उसके प्रोसीजर के मुताबिक। एक बिल्डिंग जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं या जो भी प्रोजेक्ट आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसीजर इसमें होते हैं। ठीक है ना। ही शुड बी एबल टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट वर्क। मुख्तलिफ काम को उसको पूरा डिस्क्रिप्शन को उसका पता हो, पूरा मालूमात हो। सिंपल आप इस तरह भी कह सकते हैं। ही
ही शुड एबल टू प्रिपेयर द शेड्यूल या स्केड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट। उसको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जो है उसका स्केड्यूल जो है एक्टिविटीज़ के हिसाब से वो उसको भी पता हो और उसको रेडी कर सकता हो। सही है ना। नंबर 5, he should be able to review all the variation under the contract। उसको सारी चीज़ों को उसको पता होना चाहिए, मालूमात होना चाहिए जो वेरिएशंस उसमें आता है। ठीक है ना। ये था ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। अब नेक्स्ट क्या है, अभी मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सही ना। टाइप ऑफ एस्टिमेट। अभी हमारे पास कुल कितनी एस्टिमेशन है? 8 एस्टिमेशन है। सही है ना। अप्रैल प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट फॉर एस्टिमेशन, रफ कॉस्ट एस्टिमेशन, बेस ऑन प्लिंथ एरिया, रफ कॉस्ट एस्टिमेशन, डिटेल एस्टिमेशन, एनुअल रिपेयर एस्टिमेशन, स्पेशल रिपेयर एस्टिमेशंस, रिवाइज एस्टिमेशन, सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन एंड कंप्लीट एस्टिमेशन। अब इसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला वाला है अप्रोक्सीमेट या प्रीलिमिनरी estimate। सही है। दिस एस्टिमेशन इज प्रिपेयर टू डिसाइड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ये जो एस्टिमेशन हम तैयार करते हैं तो हम माली लिहाज से उसको चेक कर देते हैं। एंड गिव द आइडिया द कॉस्ट ऑफ प्रपोजल टू द कंपिटेंट सैंक्शन अथॉरिटी। सही है ना। मतलब हमको पूरा कॉस्ट का अंदाज़ा होना चाहिए उसको प्रपोजल जब हम बनाते हैं सैंक्शन अथॉरिटी के लिए। इट शुड क्लियरली शो द नेसेसिटी ऑफ द प्रपोजल एंड हाउ द कॉस्ट हैज़ बीन अराइव्ड एट। और हम इसको पूरा मतलब कास्ट कहाँ से आएगा, कितना कास्ट आएगा, इसको हम क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी। सही। मतलब इसमें ज़्यादातर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात होगी। द एस्टिमेशन विच इज़ प्रिपेयर यूजिंग एनी रफ मेथड टू गेट कॉस्ट। अभी अगर आप अप्रोक्सीमेटली की हम बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं तकरीबन। तो एक ऐसा रफ एस्टिमेशन जब हम उसको मतलब रफ एस्टिमेशन कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट का उसकी कॉस्ट के हवाले से, तो हम उसको क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेशन। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में? नंबर वन इसमें होता है डिटेल एस्टिमेशन, डिटेल रिपोर्ट्स, साइट प्लान प्रपोजल। और नंबर 3, it should also clear mention about the acquisition of land project। मतलब इसमें ये पूरा देते हैं कि साइट कैसा साइट है, क्लियर साइट है या नहीं है। सही है ना। मतलब लैंड ग्रेप क्या है, उसके जो सब सफाई हम कर लेते हैं, एरिया को प्लान करते हैं। सही है ना। उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें वाटर है या नहीं है। सही है ना। उसके लिए रास्ते बने हुए हैं या रोड है या नहीं है। सही है। तो ये चीज़ें हम प्राइमरी में ये चीज़ें अटैच करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। अभी आते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन। प्लिंथ एरिया आपको पता है जो बिल्डअप एरिया होता है, मतलब जिस जगह पे आपका बिल्डिंग बनता है, आपका चीज़ बनता है, उसको हम प्लिंथ एरिया बनता है। मतलब एक रूम है। सही ना। एक रूम जब बनता है तो जाहिर बात है उसकी वॉल जो है ये कितना आएगा प्लॉट के ऊपर, तो इसका ही प्लिंथ एरिया हो गया। ठीक है ना। मतलब आपका कॉरिडोर आ रहा है तो वो भी प्लिंथ एरिया में आता है, मतलब बिल्टअप एरिया। और इसमें हम क्या चीज़ हम इसको किस तरह लेते हैं? लेंथ बाय ब्रेथ। मतलब इसमें हम डिप नहीं लेते। सही ना। प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन में बेस ऑन रफ कॉस्ट। सही है। तो ये इसमें हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर लेते हैं, एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट। इसका हम ऑफसेट नहीं ले लेते। सही ना। द एस्टिमेशन आर प्रिपेयर ऑन द बेस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ द वेरियस बिल्डिंग प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट। मतलब जिस जगह पे आपका बिल्डिंग बन रहा है तो उसका हम एस्टिमेट तैयार करते हैं। द रेट आर बीइंग अराइव्ड एट द डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विद द प्लिंथ एरिया। ठीक है ना। रेट जो हम निकाल लेते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल कंस्ट्रक्शन की प्लिंथ एरिया पे। सही है। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? तो उसमें ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लाइन विद ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ वेरियस सर्विस एडेड, इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई, नॉर्थ लाइन शुड बी। मतलब आपके जो प्लिंथ एरिया जो बनता है, जो बिल्डिंग आपका बनता है, उसका लाइनिंग, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन, कितना इसका लेंथ है और कितना इसका वेट है। सही है ना।
कॉस्ट ऑफ वेरियस सर्विस एडेड, मुख्तलिफ सर्विसेज में ऐड होते हैं, बिजली का और सब वाटर सप्लाई का इसमें क्या सीन है। और लाइन नॉर्थिंग आप हमेशा ड्राइंग में शो कर लेते हैं एक प्लान के लिए, सही है ना। नॉर्थिंग को साइड पे आएगा। तो ये तीनों हो गए डॉक्यूमेंट्स प्लेन्थ एरिया में। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो है डिटेल एस्टिमेशन। डिटेल एस्टिमेशन आफ्टर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल ऑन द रफ कॉस्ट एस्टिमेशन, जब हम अप्रूवल ले लेते हैं रफ एस्टिमेशन का, फिर हम क्या कर देते हैं, डिटेल एस्टिमेशन तैयार करते हैं। द डिटेल एस्टिमेशन विच प्रोवाइड द आइटम वाइज क्वांटिटी ऑफ वर्क, आइटम वाइज यूनिट रेट, आइटम वाइज एक्सपेंडिचर इन द प्रोजेक्ट। मतलब हर आइटम्स का क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, मतलब हर एक्टिविटीज़ का, हर आइटम का और उसका हर यूनिट का और उसका खर्चा, जब हम आइटम वाइज एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो उसको हम प्रोजेक्ट के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, डिटेल एस्टिमेशन। मतलब पूरा डिटेल्स आपके पास आ जाती है, कौन सा एक्टिविटीज़ हो रहा है, उस एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें लगती है, उसका रेट क्या है और उसका प्रोजेक्ट के अंदर पूरा खर्चा कितना आएगा। मतलब हर चीज़ का आप अलग अलग निकाल के एक पूरा एस्टिमेशन रेडी कर देते हैं, तो उसको हम डिटेल एस्टिमेशन कहते हैं। इन दिस the estimation is divided into subhead and the quantity of various items are calculated individually। तो डिटेल एस्टिमेशन में एक चीज़ ये है कि इसको हम सब हेड में डिवाइड कर लेते हैं और जो क्वांटिटी है, मतलब जो मकदार है, उसको हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। मतलब ब्रश के कितना मकदार है, स्टील का कितना मकदार है, सही ना, उसको हम अलग साइड पे लिखते हैं चीज़ों की मकदार के बारे में, आइटम्स के बारे में। द डिटेल एस्टिमेशन शैल आल्सो प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट अप्रोच रोड। उसमें हमें ये बताता है कि रोड के क्या सीन है, रोड अप्रोचेबल है या नहीं है, वाटर है या नहीं है, बिजली है या नहीं है, बिजली वहाँ पे इंस्टॉल है या नहीं है, सही है ना, लैंड का क्या सीन है। सो एज टू कॉल इट द कम्प्रहेंसिव एस्टिमेशन, इसीलिए इसको हम कम्प्रहेंसिव मतलब जामिया एस्टिमेशन इसको कहते हैं। मतलब इसके पूरे के पूरे चीज़ें आपके पास आ जाती है, सही ना, डिटेल एस्टिमेशन। अब क्यूब कंटेंट एस्टिमेट, जिस तरह के हमने रफ एस्टिमेशन के बारे में वो हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ में लेते हैं, तो क्यूब में आपके नाम से पता चल जाता है कि इसमें ये है कि द क्यूब कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग मीन प्लिंथ एरिया, मतलब लेंथ ब्रेथ हो गया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, आपके साथ हाइट भी हो गया, सही ना। तो ये हम उसको क्या कहते हैं, क्यूब कंटेंट एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग। द हाइट इज टेकन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर। हाइट हम कहाँ से लेते हैं, जाहिर बात है हम रूफ के टॉप से लेते हैं, टू टॉप ऑफ द रूफ की टॉप से, सही है। द क्यूब कंटेंट ऑफ द प्रपोजल बिल्डिंग आर मल्टीप्लाई विद द क्यूबिक रेट। मतलब हम क्यूब रेट के हिसाब से उसको क्या कहते हैं, जब कॉस्ट हम फाइंड करते हैं तो हम जाहिर बात है वो क्यूब यूनिट रेट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मीटर क्यूब से या मीटर फुट क्यूब से, सही है ना। अब सिमिलर कर टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिवाइडेड बाय क्यूबिक कंटेंट। क्यूबिक कंटेंट हम किस चीज़ के बराबर है, कास्ट पर क्यूबिक मीटर। जैसा कि नाम से आपको पता है क्यूब कंटेंट, मतलब इसका जो एस्टिमेशन हम निकाल लेते हैं वो क्यूबिक में हम निकालते हैं, मतलब प्लेन्थ एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, सिर्फ इसमें हाइट इन्वॉल्व हो जाता है। करंट एस्टिमेशन इससे थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हम प्लेन्थ एरिया कैलकुलेट करते हैं और इसके साथ क्यूबिक में हम हाइट भी इंक्लूड करते हैं, मतलब 3 डायमेंशन में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट। Annual maintenance estimation are being prepared by the concerned department for getting allocation fund made in the annual budget। अब जो annual मेंटेनेंस है, ऐसे के नाम से जाहिर है कि एक ऐसा एस्टिमेशन जब हम उसकी एनुअल बिल्डिंग है उसके हम एनुअल एस्टिमेशन के लिए जो फंड अलग करते हैं बजट के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट, सही है। इन ऑर्डर टू कीप building and roads in perfect condition, annual repair should be carried out as follow। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिल्डिंग है जो है उसका जो कंडीशंस है, लोग जो है या जो हमारा रोड है उसके लिए हम फंड निकालेंगे एनुअल मेंटेनेंस के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनुअल मेंटेनेंस।
और उसके लिए नीचे जो केसेस है ये लाजमी है। इन केस ऑफ बिल्डिंग वाइट वॉशिंग, आयलिंग एंड पेंटिंग आउटडोर एंड विंडोज, सीमेंट, प्लास्टर, रिपेयरिंग। ज़ाहिरी बात है साल के अंदर ये जो इनका वॉशिंग है, वाइट वॉशिंग जो है सही ना, कलर मलर हो गया, डोर्स का कलर्स हो गया, सीमेंट प्लास्टर वो थोड़ा मतलब उखड़ जाता है इनसाइड या आउटसाइड, रिपेयर ऑफ फ्लोर्स, फर्श डैमेज होता है। इन दिस केस एनुअल रिपेयर अमाउंट शुड इंक्रीज मोर देन 11 डिवाइड बाई 2%। सही ना, तो हम इसको कितना लगाते हैं 2%, 2% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना। और अगर आपके रोड है रोड में पैचेस है तो उसको हम भी एनुअल एस्टिमेशन में जो हम उसको क्या कर दें, मतलब उसका शोल्डर थोड़ा डैमेज हो गया या रोड में कुछ दराड़े पड़ गए तो उसको हम क्या करते हैं, उसको फिर एनुअल मेंटेनेंस के बजट में शामिल कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेशन। पास है स्पेशल रिपेयर एस्टिमेशन। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एनुअल एस्टिमेशन में ये सब कुछ कवर नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस तरह करते हैं कि इसके लिए स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट तैयार करते हैं, ठीक है ना। अभी आपको समझा रहे हैं द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग में भी ये क्यों, इन केस ऑफ बिल्डिंग ओपनिंग ऑफ न्यू डोर, चेंजिंग ऑफ फ्लोर, प्लास्टरिंग वॉल्स। अभी आपका काम ज़्यादा हो गया, ज़ाहिरी बात है उसका जो एनुअल मेंटेनेंस उस पर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, उनका कॉस्ट कम होता है। और यहाँ अगर आप पूरे दरवाजे आप चेंज करेंगे, न्यू डोर लगाएंगे, सही है ना, इस तरह प्लास्टर ख़राब हो गया ज़्यादा, तो फिर हम इसमें स्पेशल रिपेयर एस्टिमेशन ऐड कर लेते हैं। इसमें टू इन द केस ऑफ रोड, ये ऊपर वाले बिल्डिंग के लिए होगा, रोड के लिए द होल सरफेस इज फुल्ली कोरुगेट एंड पैचेस, देन द टोटल सरफेस इज टू बी scarified, the old metal is taken out, consolidation by adding more metal done in the top of so, मतलब पुराने वाले को उसको भी हम थोड़ा मिक्स करके उसको इसके साथ नए मटेरियल ऐड करके पूरा सरफेस उसका बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था स्पेशल रिपेयर सिस्टम, मतलब इसमें कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू एनुअल एस्टिमेट। अभी ये जो हमारे पास है रिवाइज एस्टिमेट, when the sanction estimate exceed by 5% either due to the rate of being found insufficient or due to some other reason। अगर फ़र्ज़ करें आपका sanction estimate जो है वो 5% से अगर इंक्रीज़ होता है और कोई कई वजूहात से, और फिर estimate is prepared, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया एस्टिमेट तैयार करते हैं जिसको हम रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं, सही ना। अगर आपका एस्टिमेट 5% से ग्रेटर हो गया, रेट ज़्यादा हो गया, और उसके लिए क्या होगा, जब आपका एस्टिमेशन 5% से एक्सीड होगा सैंक्शन एस्टिमेट, तो उसके बाद आपने एक न्यू एस्टिमेट बनाना होगा जिसको हम कहते हैं रिवाइज एस्टिमेट। अ कंपैरेटिव एस्टिमेट ऑन द लास्ट पेज ऑफ द एस्टिमेट इज अटैच्ड गिवन देयर इन द रीजन ऑफ द इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ। और अब पिछला वाला जो एस्टिमेट आपने लगाया था वही डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करेंगे और इसकी इंक्रीजिंग कॉस्ट का वजह भी आप बताएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवाइज एस्टिमेट, सही है ना। मतलब आपका कॉस्ट जब एस्टिमेशन के 5% ज़्यादा होगा सैंक्शन कॉस्ट और ये इनसफिशिएंट होगा, तो हम फिर क्या करते हैं, एक न्यू एस्टिमेट तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिवाइज एस्टिमेट। और रिवाइज एस्टिमेशन में ये लाजमी होगा जो पुराना वाला एस्टिमेट था उसके साथ ये नया एस्टिमेट अटैच करके उसका रीज़न भी आपको बताना होगा, तो इसको क्या कहते हैं, रिवाइज एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सही है ना। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट दिस इज़ द फ्रेश डिटेल, ये एक नया एस्टिमेट होता है जो हम ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट के साथ प्रिपेयर करते हैं। व्हेन एडिशन वर्क्स आर डीम्ड नेसेसरी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क। फ़र्ज़ करें आपका जो सारे एक्टिविटीज़ आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाली हुई है और बाद में आपको एक नया एक्टिविटी चाहिए होता है प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए हम एक नया एस्टिमेशन तैयार कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री, सही ना। और प्रोजेक्ट का जो डिमांड होता है प्रोजेक्ट के दौरान, द एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ शुड शो द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट विल एज ए सप्लीमेंट। मतलब आपको ओरिजिनल सैंक्शन जो है उसके साथ साथ आप सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी इसके साथ ऐड करेंगे, सही है ना, सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन में, तो इसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। नेक्स्ट हमारे पास है
complete estimate. Complete estimate, the estimate which include in addition the cost of construction. वो estimation जिसमें आपके include हो जाता है कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ लैंड का कॉस्ट, एक्सपेंसिंग टूवर्ड्स सर्वेइंग जो आप कर लेते हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ प्लान्स एंड एस्टिमेट, लीगल असिस्टेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, पेमेंट टैक्सेस एंड सर्विसेज। मतलब आपकी एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो बाहर की एक्टिविटीज़ है, मतलब आप जब डॉक्यूमेंट्स देते हैं कोई अथॉरिटी से उसको अप्रूवल लेते हैं, उसका जो फीस बनता है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन जो होता है, मतलब टैक्सेस भी होते हैं और अदर सर्विसेज जो होते हैं, सही है ना। तो ये इसको आप मतलब आपके ऑफिसों का खर्चा हो गया, ऑफिस में जो बंदे लगे हुए हैं, तो उसको साथ साथ हम पूरा क्या कहते हैं, कंप्लीट एस्टीमेट, सही है ना। नंबर नेक्स्ट, सब एस्टीमेट. Sub estimate are being prepared for each and every such item in detail to ensure that the expenses toward these items do not exceed the corresponding provision already made in the original estimate. अब सब एस्टिमेट में ये होता है कि हर आइटम का एस्टिमेशन निकाल लेते हैं और ये चीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो ओरिजिनल एस्टिमेशन हमने निकाली थी उससे ये कॉस्ट इसका ज़्यादा ना हो ओरिजिनल एस्टिमेशन से. Thank you for watching.